नमस्कार। मेट्रो सिटी की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां उनका स्वागत जो है वो भव्य तौर पर किया गया। स्वागत उनका परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, विधायक राजेश नागर और विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3 बजे सीएम लघु सचिवालय में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की उन्होंने तीसरी बैठक ली। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा भी की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्री मूलचंद शर्मा और जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम ने विकास प्राधिकरण की पहली बैठक 17 जुलाई 2021 को ली थी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं सोनीपत में मंगलवार को जनसेवा के 8 वर्ष और 100 लोगों से संपर्क विषय पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मंगलवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये तीसरी बैठक सोनीपत में आयोजित हुई है। इससे पहले गुरुग्राम और हिसार में पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं। वहीं इस बैठक के बाद से पदाधिकारी क्षेत्र से लेकर लगातार गांव स्तर तक 100 व्यक्तियों से संपर्क बनाएंगे और हरियाणा भर में 2 लाख लोगों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाएगा। बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रदेश की हमारी तीसरी मीटिंग थी लगातार। एक मीटिंग पहले गुड़गांव में हुई, जिसमें सभी सांसद, विधायक, मंत्रीगण बुलाए थे, पार्टी के सीनियर लोग बुलाए थे। उसके बाद सभी मंडल अध्यक्ष, उनके पालक और उनके प्रभारियों की मीटिंग हिसार में हुई 1 तारीख को। और आज अभी ये मीटिंग हुई है हमारे सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजक और प्रदेश की उनकी जो टीम है उनकी। और सभी को एक काम दिया गया है कि 5 मई मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर 25 मई तक 2 लाख परिवारों को हम संपर्क करेंगे सूचीबद्ध तरीके से। हर नेता के जिम्मे लगाया है, मुख्यमंत्री जी से लेकर और हमारे जिले और मंडल तक के कार्यकर्ताओं की टोली संपर्क करेगी। और 26 तारीख को हम हर बूथ पर। गर्मी के सितम से केवल इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी परेशान हैं। वो लू, डायरिया, चेचक जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं कई पक्षियों तो मौत का शिकार भी हो रहे हैं। साथ ही गुड़गांव के एकमात्र चैरिटेबल बर्ड्स अस्पताल में हर दिन बीमार और जख्मी परिंदों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जहां भीषण गर्मी ने आम आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है, तो वहीं परिंदों के लिए भी झुलसाती गर्मी परेशानी का सबब बनती जा रही है। और ऐसे ही हीट वेव की चेतावनी के बाद दर्जनों पक्षियों को निढाल हालत में अस्पताल में लाया जा रहा है, जहां कुछ पक्षियों की मौत हो जाती है, तो जबकि कुछ पक्षियों को इलाज के बाद यहां रखा जाता है और उसके बाद उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। देखिए, गर्मी का असर इन पे काफ़ी पड़ता है पक्षियों पे। पक्षियों की क्या है, एक तो बच्चों की स्किन जो है फैदर नहीं आ पाते, तो धूप काफ़ी पड़ रही है। इस बार जो है गर्मी भी जल्दी आ गई है, तो पक्षियों को काफ़ी हीट स्ट्रोक, डायरिया, कोराइजा, पैरालिसिस, ये सब बीमारियाँ हो रही हैं। चिकन पॉक्स से बच्चों को चिकन पॉक्स हो रहा है। वहीं इस मामले में पक्षियों के अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार की माने तो बीते कुछ दिनों से चील, कबूतर, तोते, बतख, विदेशी पक्षी, लवबर्ड जैसे पक्षियों को यहाँ लाया गया था, जिसमें ज्यादातर कबूतर थे जिनको लकवा मार गया था, तो वहीं कुछ को चेचक, हीट स्ट्रोक या डायरिया जैसी परेशानी के चलते यहाँ भर्ती करवाया गया था। दरअसल इस साल गर्मी भी जल्दी पड़नी शुरू हो गई, जिसका असर इंसानों के साथ पक्षियों और परिंदों पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा।
छोटे पक्षियों को जो बच्चे होते हैं उनको क्या है चिकन पॉक्स होते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसको चेचक बोला जाता है। तो बच्चों को ही होता है वो। बड़ों में जैसे वीकनेस हो जाते हैं, कबूतर हैं, कुछ चिड़िया हैं, ऑस्ट्रेलियन बर्ड हैं, कॉकटेल लव बर्ड, बजीज, इनमें क्या है थोड़ा वीक हो गए तो हीट स्ट्रोक डायरिया का खतरा रहता है उनको। एकमात्र पक्षियों के अस्पताल में न केवल गुरुग्राम बल्कि आसपास के जिलों से भी बीमार पक्षियों को इलाज के लिए लाया जा रहा है। इस वक्त भी इस चैरिटी पक्षी अस्पताल में 40 प्रकार की नस्ल के 500 पक्षी भर्ती हैं, जिनके ठीक होने के बाद उन्हें फिर से आजाद कर दिया जाएगा। डॉक्टर राजकुमार की माने तो 2009 में इस चैरिटेबल पक्षियों के अस्पताल को बनाया गया था। तब से अभी तक हजारों परिंदों का इलाज किया जा चुका है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। इधर वल्लभगढ़ सेक्टर 8 बीजेपी कार्यालय में हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा ने भगवान परशुराम की जयंती पर यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि भगवान परशुराम ने धरती पर पापों को नष्ट किया था। यही नहीं, पितृभक्त का भी वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने पितृभक्ति का संदेश दिया है। परशुराम जी का पालन सभी को करना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय कभी खत्म नहीं होता, ऐसा भगवान परशुराम जी की जयंती है। और हमने पूजन के साथ, कामनाओं के साथ सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और सभी लोगों पर। और परशुराम जी ने सबकी रक्षा की, पितृभक्त थे और शिव जी के पुजारी थे। और उन्होंने परशुराम जी ने जो भी इस संसार में जो भी जितने पाप हुए थे उनको खत्म करने का परशुराम जी ने जो लक्ष्य था, जो देवताओं का दिया, उस पर जयंती पर राजद्वारे हर्ष विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम व्यापारे लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थाय सर्व मंगल कामनार्थाय विशेष रूपेण भगवान परशुराम जन्म महोत्सव निर्विघ्नता सिद्धो पलवल होडल में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों ने भी जगह जगह पर भगवान परशुराम जयंती पर हवन यज्ञ किया और भगवान परशुराम की तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर शोभा यात्रा भी निकाली। लोगों ने इस दौरान कहा कि आज उस महापुरुष की जयंती है जिन्होंने समाज के हित के लिए काम किया है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सभी लोगों ने हवन यज्ञ करके भगवान परशुराम से सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। तो पलवल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परशुराम जयंती के मद्देनजर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस दौरान परशुराम के आदर्शों पर चलने की सभी से सलाह दी गई है। तो वहीं शोभा यात्रा भी इस दौरान निकाली गई है, सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई है। उधर पलवल के होडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर लगातार स्वागत किया जा रहा है। उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जिला पलवल और फरीदाबाद के लोगों में खुशी की लहर है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि सुबह 9 बजे कुंडली बॉर्डर वो पहुंचेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिले के साथ वहां से रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के पूर्व विधायकों द्वारा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वागत शुरू होने का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। इस दौरान मूर्थल में शुरू होगा वो कार्यक्रम और गन्नौर, समालखा, गरौंडा, शिवा, नेलोखोड़ी और शाहबाद समेत तमाम जो हरियाणा के जिले हैं वहां पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। कुंडली बॉर्डर पहुंचेंगे और उसके बाद में जगह जगह लोगों ने अपने प्रोग्राम, जो भारी उत्साह जो हमें खबरें मिल रही हैं, लोगों ने जगह जगह अपने कार्यक्रम रखे हुए हैं। इस पर कुंडली बॉर्डर के बाद जो है यहाँ पर
मुरथल है, मुरथल के बाद में फिर गन्नौर है, गन्नौर के बाद समालखा है, फिर वहाँ सिवा है। सोनीपत के इतिहास में सबसे प्राचीन सुंदर सावरी तालाब का जीर्णोद्धार करने के लिए बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली और पार्षद हरि प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर इस दौरान निरीक्षण किया। मोहनलाल बडोली ने इस दौरान बताया कि यह तालाब इस नगर का प्राचीन और आस्था रखने वाला तालाब है। अब इसका जीर्णोद्धार कार्य प्राचीन स्वरूप में उसी के मुताबिक किया जाएगा। वहीं नगर पार्षद हरि प्रकाश ने भी कहा कि मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और जल्द ही इसका एक नक्शा तैयार होगा और नक्शा तैयार करवाकर प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। अप्रूवल मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा। तो सोनीपत से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब एक बहुत ही प्राचीन और सांस्कृतिक तालाब है जिसका जीर्णोद्धार करने के लिए पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। इसी के मद्देनजर वहां का दौरा किया गया है। विधायक की अगर बात करें तो मोहनलाल बडोली उन्होंने निरीक्षण किया है और अब उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस जो तालाब है इसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, प्लान तैयार किया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा, सरकार को भेजा जाएगा और यह नक्शा जब भेजा जाएगा तो सरकार जब इस पर मोहर लगाएगी तो जल्द से जल्द ये तालाब का जीर्णोद्धार कर लिया जाएगा और प्रदेशवासियों के सामने सोनीपत का जो सबसे प्राचीन तालाब है एक और नई रूपरेखा में नजर आएगा। मैं सुंदर सावरी है, ये हमारी वार्ड नंबर 1 में सोनीपत हरियाणा के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जैसे प्राचीन सरोवर होते हैं उनको बचाने के लिए उनमें जो सुविधाएं होती थी पहले, जो मान्यता होती थी, तो उसके आधार पे इसमें सरकार की तरफ से इसको डेवलप किया जाएगा और इसमें नवीनीकरण करके इसका पेड़ पौधे वगैरह पौड़ी लगा के छोटा सा तालाब, छोटा या बड़ा जिस टाइप से भी इसका एस्टिमेट तैयार किया जाएगा, सरकार को प्रपोजल भेजेंगे इसका, तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाएंगे इसको। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अमृत सरोवर, ये आज़ादी का ये अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष है। इसमें ये योजना आई है और ये सोनीपत शहर के अंदर सुंदर सावरी के नाम से एक सरोवर यहाँ होता था, तालाब होता था। यहाँ चर्म रोग जिनको हो जाता था वो स्नान करने के लिए आते थे और यहाँ जब कभी सोनीपत छोटे कस्बे के रूप में था तब यहाँ पानी का जल भराव भी रहता था और साफ सुंदर भी रहता था ये, इसलिए इसको सुंदर सावरी कहा जाता था। बहुत बढ़िया झील का नज़ारा यहाँ पर होता था, पेड़ पौधे थे। आज आबादी बढ़ गई और जिस प्रकार से जमीन सुकड़ती चली गई और यहाँ एक गंदगी का ढेर, मैं इसको कहूँगा, आज के ऐसे हालात देखने से लगते हैं। अब हमारे इस वार्ड से हरि प्रकाश जी सैनी यहाँ के निगम पार्षद हैं, हम इसको देखने के लिए। इधर हरियाणा में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर ली हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बहादुरगढ़ में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। बहादुरगढ़ के 31 वार्डों के सीनियर कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर राय मशवरा किया। साथ ही उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक का कहना है कि आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यह फैसला पार्टी का होगा कि पार्टी अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के सहारे मैदान में उतरेगी। तो जेजेपी का मिशन नगर निकाय चुनाव जो है वो आपके सामने है, जहां पर जेजेपी ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की गई है। अब जब मीटिंग हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं के कानों में जरूर झोंक दिया गया होगा। कार्यकर्ताओं को यहां पर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जरूर दिया गया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि झज्जर में जेजेपी ने पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। हालांकि पत्ते नहीं खोले हैं कि गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे, लेकिन जेजेपी का मिशन नगर निकाय चुनाव साफ तौर पर झलक रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
जो भी वार्ड वाइज जो सारे साथी आए हैं, मैं इनकी समस्याएं जानने के लिए आया हूं और उनकी समस्याएं सुन करके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। भाई बहादुरगढ़ के अंदर वार्डों में जो भी किसी भी वार्ड में कोई समस्या है तो उस समस्या को सुन करके उसका निवारण करने का काम करेंगे। खबर पलवल होडल से है, जहां दिघोट रेलवे फाटक पर हुई मारपीट और कथित तौर पर लूटपाट के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बता दें कि अप्रैल की शाम फाटक पर खाम्बी गांव के रहने वाले कुछ लोगों के साथ दिघोट गांव के 12 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की थी। मामले में 30 अप्रैल को सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है, जिससे पीड़ित लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं मामले में पुलिस जल्द गिरफ्तारी करने की बात तो कह रही है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खाम्बी गांव के रमनदेव शर्मा और प्रत्यक्ष शर्मा को डंडों से हमले कर इस दौरान बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। घायलों का इलाज फिलहाल पलवल जिला अस्पताल में चल रहा है। तो पलवल से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ अभी तक इस लूटपाट के मामले में खाली हैं। हालांकि ये लूटपाट कथित तौर पर हुई है, क्योंकि इसके अभी तक कोई साक्ष्य जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा गिरफ्तार शख्स नहीं है जिसकी गिरफ्तारी हो सकी हो। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को लूटपाट का मामला सामने आया था, मारपीट का मामला सामने आया था। गांव के करीबन 12 लोगों ने 2 युवकों के ऊपर धावा बोल दिया था और उसके बाद उनके साथ मारपीट की थी और कथित तौर पर लूटपाट की थी। इस बात की तहरीर जो है वो नजदीकी थाने में भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस की माने तो पुलिस ये कह रही है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम आरोपियों को जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो यही कि पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। दिघोट रेलवे फाटक का ये पूरा मामला है, जहां पर कथित लूटपाट की वारदात जो है वो निकलकर सामने आई थी। मारपीट का मामला भी सामने आया था। तो पलवल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिघोट रेलवे फाटक पर मारपीट का मामला निकलकर सामने आया था। इस मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इन दिनों महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं अब रसोई गैस के बढ़ते दामों ने भी रसोई का बजट जो है वो बिगाड़ रखा है। आपको बता दें कि रसोई गैसों का जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब गृहिणियों का इस बारे में कहना है कि रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज गैस होती है, जिस पर वो अपना खाना बनाती हैं और परिवार को खिलाती हैं, लेकिन रसोई गैस महंगी होने से मजबूरन उन्हें दोबारा से चूल्हे का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी महंगी गैस खरीदना उनके लिए असमर्थ है। तो लगातार जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की मार जो है वो आम लोग अब झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए, किसी भी सामान की बात कर ली जाए, हर सामान में थोड़ा बहुत महंगाई जो है वो देखने को मिल रही है। साल 2022 में लगातार आप देख सकते हैं कि एलपीजी गैसेस के दाम भी बढ़े हैं, और जिस तरह से अभी फिलहाल एलपीजी गैस के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर अब महंगाई की मार झेल रही पब्लिक परेशान हो रही है। महंगाई की मार झेल रही पब्लिक जो कि झज्जर में रहती है, उसका ये कहना है कि अब हमें दोबारा से चूल्हे का रुख करना पड़ रहा है। अब खबर आपको बताते हैं, दरअसल गांव छोरा के एक 14 वर्षीय प्रधान मास्टर साहब जी ने खेलो मास्टर गेम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया। 100 मीटर की दौड़ में इस गोल्ड मेडल हासिल किया गया है, जिसके बाद से क्षेत्र की ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर 95 साल के साहब सिंह ने यहां पर गोल्ड जीत लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया है, उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया गया है। मास्टर साहब सिंह जी का कहना है कि मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब कर रहा हूं। बच्चे मुझे देखकर मेडल लाने का लक्ष्य बनाएं। गांव छारा में पहुंचने के बाद सभी गांव वासियों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें गोल्ड मेडल लाने की बधाई दी और पूरे गांव की तरफ से उन्हें सम्मानित करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मास्टर साहब जी को गोल्ड मेडल लाने की बधाइयां दी हैं।
तो झज्जर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में एक बार फिर से खेलों के क्षेत्र में परचम लहराया है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 95 साल के एक बुजुर्ग ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बता दें कि गांव छरा के रहने वाले 14 गांव के प्रधान मास्टर साहब जी ने खेलो मास्टर गेम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके बाद से ही उनके क्षेत्र के लोगों में खासा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये जब पूरा जिस तरीके की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई तो गांव के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। मंच के सामने हम ये तो उनका मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो ये अपने ये बढ़ाई के लिए नहीं चाहता था, मैं तो ये चाहता था कि हमारे बच्चे हमसे ये शिक्षा सीखें। अब भाई सेहत ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, तो बच्चे इससे प्रेरणा ले मेरे से। मंच के सामने अभी छत्तीसगढ़ तो 95 साल के साहब सिंह ने गोल्ड जीता है। गोल्ड जीतने के बाद उनके गांव में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि झज्जर में एक 95 वर्षीय बुजुर्ग ने परचम लहराया है खेल के क्षेत्र में। सीएम मनोहर लाल ने भी इसी को लेकर बधाई दी है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।